तो दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि आज मैं एडिटोरियल को भी कवर करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एडिटोरियल में हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एडिटोरियल में वही पढ़ना चाहिए जो कि हमारे मेंस में आने की संभावना है, ठीक। क्योंकि एडिटोरियल में प्री के लिए कोई बहुत ख़ास जानकारी तो नहीं मिल पाती है, हालांकि थोड़ी बहुत मिल जाती है, लेकिन इसका जो मेन पर्पस होता है, मुख्य उद्देश्य होता है, वो मेंस की तैयारी के लिए होता है। अब आपको इसके लिए सबसे पहले ये जानना आवश्यक होगा कि मेंस का आपका सिलेबस क्या है। अगर आपको मेंस का सिलेबस नहीं पता है तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि इसमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक। उस सिलेबस के अलावा भी आपको ये जानना होगा कि पिछले 5 साल में किस तरीके के प्रश्न आए हैं। तो क्या ये मुद्दा वैसा मिलता जुलता है जैसे प्रश्न आते हैं, या कि फिर ये हमारे लिए किसी भी काम का नहीं है, ठीक। तो हमें ये सारी चीज़ें डिफ्रेंशिएट करते आना चाहिए। अगर हम नहीं कर पाएंगे तो एडिटोरियल में बहुत ज़्यादा समय बर्बाद कर देंगे, क्योंकि एक तो क्या है, इसको पढ़ना भी थोड़ा मुश्किल होता है लोगों के लिए, क्योंकि इसके जो शब्द और फ्रेज़ वगैरह होते हैं कठिन होते हैं। और दूसरा क्या है कि तकरीबन 4-5 ये एडिटोरियल डाल देते हैं, तो सबके लिए पढ़ना संभव नहीं है कि इतना वक्त उसको दे पाएगा। तो पहली बात तो आपको बता दूं, इसमें जो ज़्यादातर एडिटोरियल होते हैं वो किसी काम के नहीं होते, बकवास होते हैं, ठीक, शुद्ध बकवास। तो उसको पढ़ के सिर्फ आप अपना समय नष्ट कर सकते हैं और कुछ नहीं प्राप्त कर सकते, ठीक। अब जिसको बहुत ही शौक़ हो कि मुझे अंग्रेज़ी पढ़ना है, अंग्रेज़ी के शब्द इकट्ठा करने हैं, तो वो पढ़ सकता है एक दो कुछ एक्स्ट्रा एडिटोरियल जो वो पढ़ना चाहे। लेकिन पूरे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यूज़लेस है, पूरी तरीके से बेकार है। तो आपको मैं बताता हूँ, जैसे कि आज जो पूरा एडिटोरियल का 2 पेज था, उसमें पढ़ने लायक सिर्फ एक ही है, जो लिखा हुआ है कि पावर गेम्स एट ट्राई जंक्शन। उसके अलावा पढ़ने लायक कुछ भी नहीं है। जो नीचे है तो उसके बारे में बता दो, बिल्डिंग सॉलिडरिटी बियॉन्ड बॉर्डर्स, यानी कि सीमा के उस पार एकता का निर्माण, ठीक। अब ये क्या है, ये एकता का निर्माण कुछ नहीं बता रहे हैं कि वहाँ पे श्रीलंका में जो सिंघाला कट्टरपंथी हैं और भारत में जो हिंदू कट्टरपंथी हैं, तो आपस में कुछ सहयोग कर रहे हैं। यानी कि वहाँ का एक सिंघाला कट्टरपंथी जो है तो भाग के भारत आया है, तो यहाँ वाले कह रहे हैं कि उसको बचाओ। तो ये हमारे किसी काम का नहीं है, एकदम हमारे लिए एक बेकार की खबर है, यूज़लेस खबर है। यानी इनको पढ़ना पूरी तरीके से अपना समय बर्बाद करना है। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए डेंजरस टर्न, ठीक। अब यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट शुड अर्जेंटली रिस्टोर लॉ एंड ऑर्डर इन नॉर्थ 24 परगना, यानी कि उत्तरी 24 परगना जो ज़िला है वेस्ट बंगाल का, तो वहाँ पे सरकार को कुछ कठोर निर्णय लेने चाहिए तुरंत। वहाँ पे जो पब्लिक ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था है, उसको बहाल करना चाहिए, ठीक। अब ये सब राजनीतिक खबरें हैं कि ममता बनर्जी क्या कर रही हैं, नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, ऐसा वैसा, ठीक। अब यहाँ पे जो कम्युनल टेंशन या सांप्रदायिक तनाव का विषय आता है, तो सांप्रदायिक तनाव के संबंध में हम किसी दूसरे आर्टिकल में पढ़ लेंगे जहाँ काम की खबरें हों, जहाँ आपको ये पता चले कि सांप्रदायिक तनाव क्या होता है, ये क्यों होता है, किस प्रकार से बढ़ जाता है, इसको नियंत्रित करने के क्या तरीके हैं। ये पढ़ना आपका मुद्दा है, ना कि ये पढ़ना मुद्दा है कि बीजेपी क्या कर रही है, तृणमूल क्या कर रही है। यूज़लेस खबर है ये सब, ठीक। यहाँ पे सिर्फ एक खबर है जो कि विश्व इतिहास के समकालीन परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण हो सकती है थोड़ा सा, वो है साइप्रस की घटना। तो लिखा हुआ है कि डिवाइडेड आइलैंड, तो उसके बारे में आपको पहले थोड़ा सा बता दूं कि जो साइप्रस था, तो साइप्रस में जो उत्तरी साइप्रस है तो वहाँ पे तुर्की मूल के लोग रहते हैं, जो दक्षिणी साइप्रस है वहाँ पे ग्रीक मूल के लोग रहते हैं। अब यही वजह थी कि जो साइप्रस था तो 1974 में उसका विभाजन हो गया। क्यों? क्योंकि जो वहाँ पे ग्रीक मूल के लोग थे, तो ग्रीस के सहयोग से वहाँ पे तख्ता पलट करने वाले थे, और बाद में उनका शायद ये प्रोग्राम था कि ग्रीस में ही साइप्रस को मिला लिया जाएगा। लेकिन तुर्की ने क्या किया कि वहाँ पे इंटरवेंशन कर दिया, हस्तक्षेप कर दिया, जिसकी वजह से जो साइप्रस था 2 हिस्सों में टूट गया, उत्तरी साइप्रस, दक्षिणी साइप्रस। हालांकि जो उत्तरी साइप्रस है, जहाँ पे तुर्की समर्थित सरकार चलती है, उसको संसार में बहुत ज़्यादा देशों की मान्यता नहीं प्राप्त है, ठीक। लेकिन फिर भी राजनीतिक तौर पे दोनों अलग अलग हैं ही। जैसे कि चीन और ताइवान में, ताइवान को अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता नहीं प्राप्त है, यानी कि उसको यूएन में अलग से सदस्यता नहीं दी गई है। वैसे ही उत्तरी साइप्रस और दक्षिणी साइप्रस को अलग अलग से सदस्यता नहीं है, सिर्फ साइप्रस को सदस्यता वहाँ पर दी गई है। तो ये जानना आपके लिए आवश्यक है। हो सकता है साइप्रस की समस्या के बारे में ये पूछ ले मेंस में, ठीक।
तो साइप्रस क्या है, कहाँ है, ये सारी चीज़ें आपको जाननी चाहिए, और वही मैंने थोड़ा सा आपको क्लियर कर दिया। तो ये थोड़ा सा पढ़ने लायक था। और यहाँ पे ये कहा गया है कि जो साइप्रस के लिए बातचीत चल रही है वो क्यों असफल हो गई और भविष्य में क्या उसके सफल होने की संभावना है। तो ये कहा गया कि अभी तो उसकी मध्यम संभावनाएं हैं, ज़्यादा नहीं है। इस पेज में कोई भी आर्टिकल पढ़ने लायक नहीं है, सब कचरा है। ठीक, यहाँ पे है करप्शन इन द एरा ऑफ लिबरलाइजेशन, यानी कि उदारवाद के युग में भ्रष्टाचार। ये एक किताब थी जिसके बारे में इन्होंने बहुत सारा लंबा लेख लिख दिया है। यहाँ पे ए पनीर सेल्वम जी का फ़ोटो बना हुआ है, इनका कोई भी लेखा है पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, टाइम पास करते हैं। ठीक, तो है क्या कि ये द हिंदू के मतलब वैसे टाइप के एडिटर हैं, मतलब कि राइटर हैं, वो जो कुछ भी लिखते हैं द हिंदू को छापना पड़ता है, ऐसा टाइप लगता है। यानी कि उनके एएस पनीर सेल्वम साहब के कम से कम आप नहीं पढ़ेंगे तो एक महीने में 10 से 15 आर्टिकल आपको मिलेंगे द हिंदू में। तो पढ़ने लायक कोई नहीं रहते हैं, सब ऐसे टाइम पास होते हैं। अब इनके जो फॉलोअर्स होंगे तो पढ़ते होंगे, हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक, यहाँ नीचे आजकल जो दिया होता है, जो कि स्वरूप बदला गया था 6-7 महीने पहले हिंदू का, फरवरी में, तो उसमें जो एक महत्वपूर्ण बात आई है कि अब ये एक एक शब्द करके देते हैं। तो शब्द अगर आपके काम के हों तो आप उनको पढ़ लीजिएगा, अगर आपके काम का नहीं है तो उनको छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है गैम्बलर्स फैलासी। ठीक, तो ये साइकोलॉजी का शब्द है, तो अगर आपका विषय साइकोलॉजी है तो पढ़ लीजिए, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। रुचि है आपकी तो पढ़ लीजिए। अब कुछ चीज़ें जैसे एक्रूअल अकाउंटिंग वगैरह है, तो वो पहले एक आध दिन छपा था, मैंने देखा था, तो वो सब पढ़ने लायक था क्योंकि वो इकॉनमी से संबंधित था, पर ये नहीं है। अब यहाँ पे है द अनलाइकली ऑटियोर्स, तो ये तो किसी काम का नहीं है। ब्लॉकबस्टर इन विच राइटर्स आउटशाइन एवरीवन एल्स, यानी कि ऐसी ब्लॉकबस्टर फिल्म है जिसमें कि जो लेखक हैं उसके फिल्म के, उन्होंने सबको पछाड़ दिया। तो ऐसी चीज़ों को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, यूज़लेस है। ये यहाँ पे दिया वो होता है कि 50 साल पहले क्या हुआ, 100 साल पहले क्या हुआ, इस किनारे आप देखेंगे 67 में क्या हुआ, 17 में क्या हुआ, 1917 में क्या हुआ। तो हमारे लिए बिल्कुल काम का नहीं है, फालतू का टाइम पास है। ठीक, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कभी कभार कुछ कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आ जाती हैं, तो लिखा हुआ है कि रेगुलेटरी ओवर रीच, यानी कि विनियामक ओवर रीच, अर्थात कि नियमों के इस्तेमाल के तहत ओवर रीच करना, यानी कि किसी के गिरेबान पे हाथ डाल देना। कहने का तात्पर्य ये है कि जो काम किसी भी अथॉरिटी को नहीं करना चाहिए, अगर वो करने लगे अपने प्राधिकार को बढ़ावा देते हुए, तो उसको ओवर रीच कहा जाता है। जैसे जुडिशियल ओवर रीच है, यानी कि जो काम जुडिशरी को नहीं करना चाहिए लेकिन उसको प्राधिकार है कि वो ऐसा कर सकता है, तो वो कर देता है कई बार, तो उसको ओवर रीच बोलते हैं। ठीक, तो ओवर रीच का हिंदी शब्द क्या है तो वो आपको बताऊँगा, वो जब मिलेगा तो आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आप ओवर रीच शब्द को ही जानिए। तो यहाँ पे हुआ ये है कि गूगल के ऊपर क्या किया है, एक भारी जुर्माना लगाया गया है किसी कारणवश। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो गूगल है तो उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये वैश्विक बाज़ार को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। कैसे? जैसे कि ये कहा गया है कि जो गूगल का अपना एक गूगल शॉपिंग नाम का साइट है, तो वहाँ पे उसने ऐसी बहुत सारी चीज़ों को डिस्काउंट में डाल के रखा हुआ है, और गूगल सर्च करने पर सबसे पहले वही दिखाई जाती हैं, बाकी साइट्स पीछे रह जाती हैं। तो एक तरीके से जो कंपटीशन है तो ये उसको क्या करता है, ये कंपटीशन को ब्रेक करता है, यानी कि ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे नहीं बढ़ने देता। तो वो हमारा मुद्दा अभी नहीं है। अभी मैं आपको बता दूं कि आज पढ़ने लायक सिर्फ एक ही आर्टिकल था, तो यही आपको सबसे पहले जानना चाहिए कि क्या पढ़ने लायक है, क्या पढ़ने लायक नहीं है। ठीक, तो कल से ये सारा मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि 8-9 मिनट इसी में आपको समझाने में लग गए। तो कल से क्या करेंगे, हम सीधे आर्टिकल्स पे आएंगे जो पढ़ने लायक हैं, और जो मैं छोड़ दूंगा समझ लीजिएगा कि पढ़ने लायक नहीं है। अगर बहुत रुचि है आपकी तो पढ़ लीजिए। अब इसको ही पढ़ने का जो तरीका है तो हम कैसे पढ़ेंगे इसको ये भी बता दूं कि हमको लेना देना नहीं है किसने लिखा है, क्यों लिखा है। ठीक, हम क्या करेंगे कि ये देखेंगे कि ये हमारे सिलेबस से कितना मैच करता है, और उसके बाद हम ये जो पूरा आर्टिकल है तो उससे संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न बनाने की कोशिश करेंगे जो कि मेंस में आ सकते हैं। क्योंकि जब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ जाएगा तब आप उत्तर का दायरा समेट लेंगे, यानी कि फिर आप जानने लगेंगे कि उत्तर को हमें किस हद तक लिखना है, किस सीमा तक लिखना है।
तो जब एक प्रश्न आ जाता है तो उसके उत्तर के जो दायरे हैं, जो सीमाएं हैं, वो हमको स्पष्ट रूप से दिखने लगते हैं। जबकि एक आर्टिकल बिल्कुल खुला होता है, आपको नहीं पता होता है कि उसकी कौन सी शाखा कहाँ पे खुल जाएगी। तो इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक प्रश्न के तौर पे सबसे पहले समस्या को समझेंगे और उसके बाद उस आर्टिकल को शुरू करेंगे एक उत्तर के तौर पे। ये नहीं सोचेंगे कि लेखक ने क्या कहा है, क्यों कहा है, ठीक। तो हमें ज़्यादा स्पष्टता उस आर्टिकल से प्राप्त हो पाएगी। अब जैसे कि क्या है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि पावर गेम एट द ट्राई जंक्शन, यानी कि जो 3 देशों का मिलन बिंदु है, तो वहाँ पे किस तरीके से शक्ति का खेल चल रहा है, पावर गेम चल रहा है। इससे संबंधित प्रश्न क्या हो सकता है? तो सबसे पहले ये है कि ये पूछा जाएगा कि चीन लगातार भारत को उकसा रहा है कि वो सीमा पर बढ़ते हुए तनाव की वजह से कोई प्रतिक्रिया दे, या कि फिर अपनी स्थिति को समझते हुए पीछे हट जाए। तो भारत का यहाँ पे क्या स्टैंड होना चाहिए, भारत का यहाँ पे क्या प्रतिक्रिया होना चाहिए, और भूटान का चीन से भविष्य में संबंध भारत किस प्रकार से तय करेगा, उस पर विवेचना कीजिए, ठीक। तो ये जो 3-4 इसमें पैराग्राफ थे, उसको एक ही प्रश्न में मैंने समेट लिया। तो यानी कि समस्या क्या है हमारे सामने, प्रश्न क्या है कि चीन लगातार ऐसा क्यों कर रहा है, ठीक। दूसरा हमारे पास समस्या ये सवाल ये है कि भारत को ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, भूटान का बिंदु है कि भूटान भारत और चीन के बीच में किस प्रकार से फंसा हुआ है, या किस प्रकार से दोनों देशों की डिप्लोमेसी में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन सकता है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो डोकलाम है, यानी कि वो इलाका चुंबी घाटी का, जहां पर तीनों देशों की जो सीमाएं हैं वो आकर के मिलती हैं, तो चीन का तिब्बत का क्षेत्र, इसके अलावा भूटान का क्षेत्र, और जो भारत है तो भारत का क्षेत्र, जो कि कहाँ से मिलता हुआ है, सिक्किम से लगा हुआ है। तो है क्या कि ये भारत के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि आपने जिस चिकन स्नैक के बारे में सुना होगा, यानी कि जो चिकन की गर्दन, मुर्गे की गर्दन, जो नॉर्थ ईस्ट को जाने वाली सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जो कि बहुत पतली पट्टी है जहाँ से होकर के पूरा ट्रांसपोर्टेशन होता है नॉर्थ ईस्ट की तरफ भारत का। तो अगर इस पूरे इलाके में चीन अपना प्रभाव बढ़ा लेता है, तो युद्ध की स्थिति में वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे कब्जा करके भारत का पूरा जो संपर्क है नॉर्थ ईस्ट से तोड़ सकता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो डोकलाम स्टैंड ऑफ है, यानी जो डोकलाम में आमना सामना हुआ है भारत, भूटान और चीन के बीच में, तो यहाँ पर ये कहा गया है कि भारत और चीन के बीच अभी हाल के सालों में हुए बॉर्डर कन्फ्रंटेशन, यानी कि सीमा विवादों में ये सबसे महत्वपूर्ण सीमा विवाद या सीमाई सामना है, क्योंकि ऐसा जो घटनाक्रम है तो हमारे साथ अरुणाचल में उतना बुरा नहीं हो सकता है, क्योंकि अरुणाचल में कोई चिकन स्नैक नहीं फंसी हुई है, ठीक। इसी तरह जो कश्मीर का हिस्सा है जहाँ पे अक्साई चीन पे कब्जा किया हुआ है, वहाँ पे भी ऐसी कोई बुरी स्थिति नहीं है। लेकिन जो चुंबी घाटी है तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटजिक पॉइंट है, और वहाँ से अगर भारत की स्थिति कमज़ोर हो जाती है वहाँ पर, तो भविष्य में भारत के लिए बहुत मुश्किल हालात उत्पन्न हो सकते हैं। तो देखेंगे कि व्हाट इट इम्प्लाइज, यानी इसका क्या तात्पर्य है। तो लिखा हुआ है कि 1 फैक्टर इज़ द यूनिक पोजीशन ऑफ द चुंबी वैली, यानी कि पहला कारक ये है कि चुंबी वैली, चुंबी घाटी की अपनी एक अद्वितीय स्थिति है, जो कि एक ऐसे डेंजरस कंडुइट पे स्थित है, यानी कि ऐसे ख़तरनाक स्थान पे अवस्थित है, जो कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को सीधे चोक कर सकता है, सीधे बंद कर सकता है। और ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, ये दोनों तरफ से चीन के लिए खुला हुआ है, यानी कि आप देखेंगे तो वहाँ पे एक त्रिभुजाकार स्थिति बनती है चुंबी वैली में। तो ये किधर भी चाइना जाए, चाहे वो दक्षिण पूर्व की तरफ जाए, चाहे दक्षिण पश्चिम की तरफ जाए, भारत की ओर बढ़ते हुए किधर भी जाएगा, तो वो चिकन स्नैक पे क्या कर सकता है, ब्लॉकिंग कर सकता है, चोकिंग कर सकता है, ठीक। दूसरा जो कारण है लिखा हुआ है कि द सेकेंड फैक्टर is that this tussle is formally over the interest and rights of third country भूटान, यानी कि
ये जो पूरा मामला था दरअसल पे ये भारत से कहीं ज़्यादा भूटान से संबंधित था, क्योंकि भूटान का जो दोकाला इलाका है वहाँ पे चीन ने कब्जा किया हुआ है, क्योंकि भूटान ने वहाँ पे एक क्लेम लाइन अपनी बनाई हुई है, एक दावे की लाइन बनाई हुई है, और भूटान का कहना है कि चीन ने हमारे उस दावे की लाइन को पार करके 5 किलोमीटर का इलाका बहुत पहले ही कब्जा कर लिया था। यानी कि जैसे भारत अपना हिस्सा बताता है अक्साई चीन को, पर है नहीं उसके कब्जे में, वैसे ही भूटान भी एक हिस्सा बताता है उस दोकला के हिस्से को जो कि उसके कब्जे में नहीं है। तो यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि ये लगातार भूटान की तरफ एग्रेसिवनेस थी। क्यों? क्योंकि चीन भूटान को डरा करके ये साबित दिखाना चाहता है कि अगर भूटान चीन के पक्ष में नहीं आएगा तो भविष्य में हो सकता है कि भूटान को खामियाजा भुगतना पड़े, कुछ उसके जो इलाके हैं चीन कब्जा कर ले। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे भारत और चीन के बीच जो एक रस्साकशी है वो भूटान को लेकर के है, यानी कि दोनों इस बात की प्रतियोगिता कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा में है कि भूटान पर किसका प्रभाव भविष्य में बना रहेगा। तो आप देखेंगे कि जो अगल बगल के देश हैं तो उन सभी पे अपने अपने प्रभाव बनाने के लिए सभी देश प्रयास करते हैं, जैसे नेपाल है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, श्रीलंका है, मालदीव है। आप कहीं पे भी चले जाएंगे तो भारत और चीन दोनों ही देश इन सारे छोटे देशों पे अपना असर बनाने की कोशिश करते रहते हैं। ठीक, तो दूसरा कारक ये था। अब तीसरा भारत चीन संबंध में जो दोकला का फैक्टर है जो अभी स्टैंड ऑफ हुआ है, उसके पीछे जो एक तीसरी वजह है वो ये है कि द थर्ड स्टैंड ऑफ कम्स इन द पीरियड व्हेन इट इज़ क्लियर दैट व्हील्स आर कमिंग ऑफ द इंडिया चाइना वैगन विथ इंडियन ट्रस्ट इन चाइनीज़ इंटेंशन कोलैप्सिंग। यानी कि जो तीसरी बात है वो स्पष्ट है कि भारत का जो विश्वास है चीन के प्रति वो लगातार कम होता जा रहा है, और भारत और चीन की जो विश्वास की गाड़ी है वो उसके पहिए लगातार निकल रहे हैं। ठीक, और है क्या कि भारत विश्वास खो रहा है चीन के प्रति, और चीन भी जो है तो वो एक मोर स्ट्राइडेंट टोन में, यानी कि एक बेरुखी वाली या कड़क भाषा में भारत को जवाब देने की कोशिश कर रहा है, जिससे संबंध जो हैं तो आगे चल के थोड़े से और तीखे हो सकते हैं। आगे जो कुछ दिया हुआ है आर्टिकल में तो वो बहुत काम का इसलिए नहीं है क्योंकि वो स्ट्रेटेजिक पोजीशंस को बताता है कि कैसे कैसे अगर युद्ध हुआ तो क्या होगा। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द भूटान एडवांटेज, तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि भूटान से संबंधित क्या एडवांटेज भारत को है और क्या चीन प्राप्त करना चाहता है। तो लिखा हुआ है कि जो भारत के लिए एक विशेषाधिकार है भूटान के साथ रिश्ते का, तो वो मिलिट्री से संबंधित है। क्यों? क्योंकि भूटान जो है तो वहाँ पर भारत अपनी मिलिट्री को रख सकता है। भूटान के साथ भारत का एक समझौता है जिसमें कि भारत की मिलिट्री की कुछ विंग्स जो हैं तो वहाँ पर हमेशा तैनात रहती हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम है तो वो परमानेंटली वेस्टर्न भूटान में क्या है बेस्ड है, वहीं पर अवस्थित है, वाइल अदर यूनिट्स रेगुलरली कोऑपरेट विद द रॉयल भूटान आर्मी। इसके अलावा जो बाकी यूनिट है, बाकी इकाइयाँ हैं भारतीय मिलिट्री की, तो वो समय समय पर जो भूटान की रॉयल भूटान आर्मी है तो उसके साथ सहयोग करती रहती हैं, अर्थात उनके साथ विभिन्न प्रकार के युद्धाभ्यास या विभिन्न प्रकार के स्थानों में तैनाती वगैरह में शामिल होती रहती हैं। अगला है भूटान इन्वॉल्वमेंट हाईलाइट्स द वे इन विच साइनो इंडियन कॉम्पिटिशन इज इंक्रीजिंगली चैनल्ड थ्रू थर्ड कंट्रीज़। तो ये बताता है कि भूटान का इस मुद्दे में शामिल होना इस बात को रेखांकित करता है, इस बात को हाईलाइट करता है कि भारत और चीन के बीच जो संबंध हैं तो वो लगातार तीसरे देशों यानी कि उनके आस पड़ोस के जो तीसरे देश हैं उनके माध्यमों से बनते और बिगड़ते नज़र आ रहे हैं। तो लिखा हुआ है चाइना रिलेंटलेसली एक्सपेंड्स इनटू इंडियाज़ पेरिफेरी थ्रू स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट, यानी कि जिस प्रकार से जो चीन है तो भारत के चारों ओर उसकी पेरिफेरी पर, उसकी परिमाप पर जो भी देश हैं, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे मालदीव हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे म्यांमार हो, कहीं पर भी हो, तो वहाँ पर वो स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट रणनीतिक रूप से क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बंदरगाह बना रहा है और पुल बना रहा है, सड़कें बना रहा है। इस प्रकार भारत के अगल बगल के देशों को वो अपना क्या करेगा कि बहुत ज़्यादा सहयोग दे करके, बहुत ज़्यादा आर्थिक
सहायता प्रदान करके उन्हें अपने पक्ष में कर लेगा। या कि कहें कि जब इतना सब कुछ कोई देश किसी दूसरे देश के लिए कर देता है तो उनकी मजबूरी होती है कि जब कोई बुरी स्थिति आए तो वो उसी देश का साथ दें जिन्होंने उसका अभी तक सहयोग किया है। तो इसीलिए भारत और चीन के बीच ये भी कंपटीशन चलता रहता है कि वो अपने अगल बगल के देशों को क्या करें कि ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दें ताकि बुरी स्थिति में वो उनके साथ बने रहें, या कि अगर उनके साथ ना आए तो न्यूट्रल तो बने ही रहें, अर्थात किसी के साथ ना जाएं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि India's willingness to intervene forcefully in a bilateral Bhutan-China dispute is a reflection both of India's own vital interest in the Chumbi Valley। यानी कि भारत के द्वारा भूटान और चीन के बीच के विवाद को इस प्रकार से प्रतिबिंबित करना, इस प्रकार से उसमें शामिल होना, इस बात को दिखाता है कि भारत के खुद के भी हित चुंबी वैली में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं। यानी कि भारत का निहितार चुंबी वैली में स्वयं सबसे ज़्यादा है, और उसकी वजह आपको मैं बता चुका हूँ, चिकन स्नैक यानी कि मुर्गे की वो गर्दन जो कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के रूप में भारत की फंसी हुई है। ठीक, तो आपको बता दूँ अगला लिखा हुआ है कि द इंडिया भूटान फ्रेंडशिप ट्रीटी though revised in 2007 to give Thimphu more autonomy still notes that two countries। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि भारत और भूटान के बीच एक ट्रीटी है, एक समझौता है जिसके माध्यम से भारत के पास ये अधिकार है कि वो भूटान को किसी भी प्रकार की सुरक्षा प्रदान कर सकता है और उसकी ज़मीन पर अपनी सेना को भी रख सकता है। ठीक, उसमें क्या था कि पहले जो थे संबंध तो उसमें बहुत ज़्यादा अधिकारिता भारत के पास थी सैन्य संबंधों को लेकर के, लेकिन 2007 में जो समझौता रिवाइज़ हुआ यानी कि उसका जो पुनर्नवीकरण हुआ तो उसमें भूटान को ज़्यादा स्वायत्तता प्रदान की गई थी इस मामले में। लेकिन फिर भी उसमें एक चीज़ लिखी हुई थी, शैल कोऑपरेट क्लोजली विथ ईच अदर ऑन इश्यूज़ रिलेटिंग टू देयर नेशनल इंटरेस्ट। यानी कि एक दूसरे के राष्ट्रीय हितों से संबंधित मुद्दों पर एक दूसरे के साथ बहुत गहराई से, बहुत नज़दीक से कोऑपरेट करेंगे, सहयोग करेंगे। ये भारत भूटान के बारे में एक विशेष संबंध है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, और ऐसा संबंध भारत का किसी देश के साथ नहीं है जैसा भूटान के साथ है। और आपको बता दूं कि भूटान का चीन के साथ कोई भी डिप्लोमेटिक, कोई भी कूटनीतिक संबंध ही नहीं है। तो ये इसी बात से चीन हमेशा से नाराज़ रहता है कि भारत ने भूटान के संबंध कभी भी चीन से बनने ही नहीं दिए। अगला है, देयर इज़ अ रीजनेबल चांस दैट दिस स्टैंड ऑफ विल एंड विद इन वीक्स विद चाइना क्वाइटली हाल्टिंग रोड कंस्ट्रक्शन एंड इंडियन ट्रूप्स रिटर्निंग वेस्टवर्ड टू देयर पोस्ट। तो दरअसल पे जो एक वहाँ पे झगड़ा चल रहा है, वो जो तनाव बढ़ गया है इसलिए बढ़ गया है क्योंकि चीन लगातार चुंबी वैली में अंदरूनी इलाकों में रोड बनाता जा रहा है जो कि भारत के चिकन स्नैक के बहुत नज़दीक हैं, और जो भूटान का जो क्लेम्ड एरिया है उसके भी बिल्कुल अंदर हैं। तो है क्या कि उस रोड की वजह से भारत और भूटान दोनों को ही बहुत सारी समस्याएं हैं, और ये इनका सोचना है जो लेखक हैं कि हालांकि मैंने कहा कि हमारे काम का नहीं है, लेकिन फिर भी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमको भी यही लिखना चाहिए कि जो झगड़ा है तो समाप्त होना चाहिए। और यहाँ पे यही कहना भी है कि जो झगड़ा है तो ऐसा हो सकता है कि कुछ समय बाद जो चीन है तो अपना जो रोड कंस्ट्रक्शन है तो उसको बंद कर दे, उसको हॉल्ट कर दे, रोक दे, और जब ऐसा हो जाएगा तो जो भारतीय ट्रूप हैं, भारतीय सेना के लोग हैं, तो वो भी अपनी अपनी पोस्ट पे वापस लौट आएंगे। क्यों? क्योंकि तब वहाँ पर ये तनाव नहीं होगा कि चीन वहाँ पर अपनी इस तरीके की तैनाती कर रहा है क्योंकि वो निकट भविष्य में कोई युद्ध चाहता है। तो लिखा है द रिस्क ऑफ एस्केलेशन अपीयर्स लो, यानी कि झगड़े के बढ़ने का जो जोखिम है वो तो ज़्यादा नहीं दिख रहा है। तो वो देखते हैं, वो समय की बात है, वो आगे क्या होगा। तो अगला लिखा हुआ है कि बट द वाइडर कॉन्टेक्स्ट इज़ वन ऑफ रिलेंटलेसली हार्डनिंग एटीट्यूड्स ऑन बोथ साइड्स। यानी कि जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, प्रसंग है, वो ये है कि दोनों ही पक्षों की तरफ से, भारत और चीन दोनों ही पक्षों की तरफ से हार्ड लाइंस ली गई हैं, यानी कि दोनों ने ही झुकने से इनकार कर दिया है। यानी कि चीन ने आक्रामक रवैया अपनाया और दूसरा भारत ने क्या किया, भारत ने उस आक्रामक रवैये के आगे, झुकने के आगे और भी आक्रामक रूप से क्या किया, एक प्रतिक्रिया दी। तो अगला लिखा हुआ है कि चीन जो था तो किस बात से आखिर नाराज़ है, वो कौन कौन से कारण हैं। तो वो कारण आपके लिए जानने बहुत आवश्यक हैं, आप गिना सकते हैं किसी भी उत्तर में। बीजिंग इज एग्रीड बाय दलाई लामास विजिट टू तवांग इन अप्रैल, यानी कि अप्रैल में तवांग में दलाई लामा ने जो अपनी विजिट की उससे जो चीन था नाराज़ हो गया था। अगला है इंडियाज़ एग्रेसिव रिप्यूडिएशन
ऑफ द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इन मई में चीन ने जो अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि जिसके तहत वो सारी दुनिया में फिर से अपना सिल्क रूट स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके लिए जो कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, तो वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे ना भारत गया और ना ही किसी को भेजा, और ऊपर से विरोध भी जताया कि भारत का जो गिलगित बाल्टिस्तान इलाका है तो वहाँ से सीपे गुजरता है और भारत से कोई अनुमति नहीं ली गई है, तो इसलिए भारत उसमें शामिल नहीं होगा और उसका विरोध करेगा। तो चीन इससे नाराज़ था कि भारत एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है और अगर वही साथ नहीं देगा तो भविष्य में क्या होगा कि हमारे लिए कुछ और देशों के साथ हो सकता है कि संबंध बनाने वहाँ से संभव ना हो पाए। जैसे कि जो बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश के साथ अगर कोई रोड रूट चाहिए तो भारत की तो उसमें सर्वाधिक आवश्यकता है ना, तो बांग्लादेश नहीं जुड़ पाएगा। नेपाल के साथ भी अगर जुड़ना है तो भारत के साथ जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि नेपाल से जो चीन का रास्ता जाता है वो इतना कठिन है कि वहाँ से अभी तक सड़कें बन नहीं पाई हैं कि वहाँ से उस नेपाल सीधे जुड़ पाएगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो चीन है चाहता है कि भारत एक बड़े देश होने के नाते उसको सपोर्ट कर दे, जिससे कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है तो उस पर कोई भी गतिरोध आगे ना आए। ठीक, अगला दिया हुआ है इंडियाज़ फॉरवर्ड लीनिंग पोस्चर इन द साउथ चाइना सी। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि भारत लगातार क्या कर रहा है, अपना झुकाव दिखा रहा है दक्षिण चीन सागर के विवाद में। आपको पता होगा कि जो वियतनाम है तो लगातार स्प्रेटली द्वीप पर क्या कर रहा है, अपना कब्जा जता रहा है, और उसके अलावा जो उसके आसपास के इलाके हैं वहाँ पे जो तेल निकलता है उन समुंदरों से, तो ONGC विदेश लिमिटेड को उसने ठेका दिया हुआ था 2006 में कि वो वहाँ से तेल निकाल करके क्या करेंगे, वियतनाम को देंगे। तो अभी तक तो निकाल रहे थे और जो ठेका था वो ख़त्म हो गया था, तो वियतनाम ने 2 साल की लीज उसकी और बढ़ा दी है। तो दरअसल पे जिन संसाधनों पे चीन कब्जा करना चाहता था, तो चीन को ये लगता है कि वियतनाम जैसे देश जिनके पास खुद टेक्नोलॉजी नहीं है, भारत से टेक्नोलॉजी ले करके वहाँ पे उन संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। तो भारत से यही कहीं ना कहना था चीन का कि आप ये गलत कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप इस तरीके से टेक्नोलॉजी देंगे तो ये इस चीज़ों का दोहन करेंगे जो हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि इन सारी संसाधनों का दोहन हम करना चाहते हैं। तो इन्हीं सारे मुद्दों पे विवाद चल रहा है। अब जैसे 2 साल के लिए एक्सटेंशन हो गया तो एक तरीके से भारत की प्रेजेंस वहाँ पे बनी हुई है और संसाधनों का दोहन तो हो ही रहा है, जिस पे कि चीन की नज़र गड़ी हुई है। तो यही सारे जो हैं तो मुद्दे हैं। और फिर भारत का इसमें क्या मुद्दा है, यानी कि ये तो चीन की तरफ से जो कंप्लेंट्स हैं वो हैं, भारत की क्या कंप्लेंट्स है, भारत की क्या शिकायतें हैं। तो भारत की भी कई सारी शिकायतें हैं, जैसे कि क्या है, पहली शिकायत की जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि न्यूक्लियर NSG ग्रुप है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है, चीन ने उसमें भारत को शामिल नहीं होने दिया। अगला है टेररिज्म का, मसूद अजहर का मुद्दा, जहां चीन बार बार क्या करता है कि जब भी कभी यूनाइटेड स्टेट्स या फ्रांस या ब्रिटेन वहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल सुरक्षा परिषद में उस मुद्दे को बढ़ाते हैं मसूद अजहर के, तो वो वीटो कर देता है चाइना बार बार। इसके अलावा जो सोवरेनिटी का मुद्दा है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गिलगित बाल्टिस्तान से होकर गुजरता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, खासकर क्वेश्चंस ऑफ बेसिक सिक्योरिटी ऑर्डर इन एशिया, यानी कि भविष्य में जो एशिया में मूलभूत सुरक्षा के मुद्दे होंगे तो उन पे चीन का क्या रवैया होगा, भारत के साथ मिलकर सहयोग करने का होगा कि नहीं होगा। इन सारी चीज़ों को लेकर के भारत का भी अपना उसमें एक क्या है, पक्ष है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के अभी भिड़ंत तो हो रही है। अगला है रिलेशनशिप इन अ फ्लक्स। तो ये लिखा हुआ है कि इंडिया चाइना रिलेशंस आर अंडर गोइंग चेंज। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण लाइन है, कहीं पर भी लिख सकते हैं कि भारत और चीन के जो संबंध हैं वो एक बदलाव की स्थिति से गुजर रहे हैं। वो गुजरना ही था, क्योंकि अब जिस तरीके के पिछले 4-6 महीनों में सिनारियो बने हैं, जिस तरीके का अभी परिदृश्य बना है, तो उसमें बिल्कुल पता चल रहा है कि जो इंटरनेशनल ऑर्डर है तो हो सकता है अगले 4-6 सालों में काफ़ी कुछ तब्दील हो। तो भारत को भी उस इंटरनेशनल ऑर्डर के हिसाब से अपनी स्थिति बनानी है और चीन भी वहाँ पे अपनी उसी स्थिति बनाना चाहता है। तो चीन का क्या वहाँ पे ये है, चीन ये कहना चाहता है कि हम चूँकि सबसे बड़ी ताकत हैं इस समय एशिया में, तो भारत को चाहिए कि वो हमारी इस ताकत को स्वीकार करे और वैसे ही बिहेव करे, वैसे ही व्यवहार करे जैसे कि एक छोटी ताकत को बड़ी ताकत के सामने करना चाहिए। जबकि भारत जो है तो लगातार इस बात से रिप्यूडिएट करता है, यानी रिप्यूडिएट का मतलब होता है रिजेक्ट करना, डिनाई कर देना, अस्वीकार कर देना। वो भारत जो है तो चीन की इस स्थिति को अस्वीकार करता है और बोलता है कि हम चीन की कोई ऐसी सुप्रीम स्थिति को नहीं मानते हैं और हम चीन के साथ एक बराबरी का दर्जा लेकर के चलते हैं और वही लेकर के आगे भी चलेंगे। तो चीन को ये है कि चीन जो एक दुनिया में सबसे बड़ी ताकत बनना चाहता है, अगर वो भारत को ही अपना
पावर ना दिखा पाए, जलवा ना दिखा पाए, अगर भारत को ही अपने पक्ष में ना कर पाए तो फिर वो किसे और अपनी आंख दिखाएगा। क्योंकि आप देखेंगे कि अमेरिका ने क्या किया था कि यूएसए ने उसके आसपास के जितने देश थे, चाहे कनाडा हो चाहे मैक्सिको हो, कोई भी ऐसा देश नहीं था क्यूबा को छोड़ करके जो कि उसके पक्ष में ना बोलता रहा हो। तो वही चीज़ अब चाहता है चाइना भी कि उसके आसपास के जितने भी देश हैं उसके पक्ष में बोलने लगे, ताकि क्या हो कि सारी दुनिया में जो वो इंटरनेशनल पुलिसिंग की या जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से आर्थिक और राजनीतिक रूप से अपना प्रभाव बिखेरने की जो कोशिश है वो उसमें कामयाब हो सके। ठीक, इसके अलावा एक मालाबार एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है, नौसेना का अभ्यास है, भारत, जापान और यूएस के बीच होता है। तो इस साल भी हो रहा है और चीन हमेशा ही उस चीज़ पे मतलब कि ऐतराज़ तो क्या जताएगा, क्योंकि सभी अपने अपने युद्धाभ्यास करते हैं, यानी उस पर एक नज़र रखता है और उसको लगता है कि भविष्य में हो सकता है कि अगर कोई बुरी स्थिति आए तो यूएस, जापान और भारत की जो नेवीज़ हैं मिल करके वो चीन के टक्कर में खड़े हों। खासकर ये दक्षिण चीन सागर के परिप्रेक्ष्य में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चीन को लगता है कि भविष्य में शायद ये दक्षिण चीन सागर में अगर कोई बुरी स्थिति आती है तो वहाँ पे मिल करके हो सकता है कि हमारे खिलाफ़ कोई कार्रवाई करें। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जो मैंने आपको बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे बताए, जैसे खासकर यहाँ पे आपको जो 3 कारण बताए, तो ये आपको जानने हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जो भूटान का पॉइंट है वो भारत के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है, और इसके अलावा जो तीसरी बात बताई मैंने कि जो चीन की शिकायतें हैं वो क्या हैं और जो भारत की शिकायतें हैं वो क्या हैं। तो इस प्रकार से आपको पूरा मुद्दा समझ में आ गया होगा। तो इससे लगभग एक क्वेश्चन बनता है, तो जितना कुछ अभी तक आपने मेरा महाभारत सुना तो उसमें से आप अपने जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो बनाइए, क्योंकि आपको पूरी कहानी उसमें समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से चीन के अपने अपने निहितार्थ हैं, भारत के अपने अपने निहितार्थ हैं, और किस प्रकार से वो तीसरे देशों की वजह से, जैसे यहाँ पे भूटान का मुद्दा था लेकिन मैंने अन्य देशों को भी गिनाया कि थर्ड कंट्रीज़ की वजह से उनके रिश्ते आपस में बन और बिगड़ रहे हैं। यानी कि यहाँ पे आपसी कोई सीधा मामला नहीं था भारत और चीन का, भूटान के माध्यम से होकर के मामला था। तो ऐसे ही जो मामले हैं, तो इन सारी चीज़ों पे आप अपनी नज़र बनाए रखिएगा। और फिर से यही बात कह रहा हूँ कि जो कुछ मैंने आपसे कहा तो उसको समराइज़ कर लीजिएगा और आपके दिमाग में उसका एक छोटा प्रारूप होना चाहिए, ताकि जब प्रश्न आए तो फिर आप उसको एलाबोरेट करके उसका विस्तार करके अपने उत्तर को लिख सकें। ठीक है, तो ये पहली वीडियो थी तो थोड़ी लंबी हो गई है। अगली बार से जब बनाऊंगा आर्टिकल्स की वीडियोस तो थोड़ी छोटी रहेंगी। तो कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि, जय हिंद।